देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नवीन टीम का ऐलान, अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जहां पर एक्सपीरियंस भी यानी अनुभव भी देखने को मिल रहा है और नयापन भी साथ साथ देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम को बधाई और साथ ही शुभकामनाएं दे दी है। बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने नई टीम को बधाई और साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं। एक तरफ जहां पर पहले नितिन नबीन ने नई टीम को बधाई शुभकामनाएं दी, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। देखिए, इसमें स्मृति ईरानी महासचिव, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गई, बीएल संतोष संगठन महामंत्री बनाए गए हैं और इसके साथ ही ये काफी लंबे समय से पेंडिंग था, इंतजार हो रहा था नितिन नबीन की नई टीम सामने आए, क्योंकि 7 महीने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन ने जिम्मेदारी संभाल ली थी और इसीलिए इंतजार था कि कब नई टीम का ऐलान होगा और आखिरकार आज नई टीम का ऐलान हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश के 6 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, राजस्थान से 3, दिल्ली से 6, महाराष्ट्र से 4, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बंगाल, केरल और बिहार से 2-2 चेहरों को जगह दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, महिला चेहरे के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 12 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें कई बड़े नाम शामिल है। एक शामिल इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की वापसी भी हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव में 16 सदस्यों को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय महासचिव में 8 सदस्यों को जगह दी गई है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर 13 सदस्य बनाए गए हैं। और ये जिस टीम का ऐलान किया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई। 12 महिलाओं को नितिन नबीन की टीम में शामिल किया गया है, जिसमें वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, साथ ही डॉक्टर भारती पवार, डॉक्टर मधु चंद्रकर, स्मृति ईरानी, कविता पाटीदार, फांगनोंग कोन्यन, संगीता यादव, रूप कुमारी चौधरी और प्रीति गांधी को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। इसी साल जनवरी में हमने आपको नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तस्वीरें दिखाई थी और उसके बाद 7 महीने बाद नितिन नबीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पूजा मेरी सहयोगी बनी हुई है, गौरव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पूजा, एक ओवरऑल और अगर बड़े स्तर पर इस पूरी लिस्ट का मैसेज, एक संदेश, इसका एक क्रक्स समझा जाए तो क्या यह माना जाए कि एक कंटिन्यूटी सेंट्रल लीडरशिप के साथ नितिन नबीन ने अपनी नई टीम में बरकरार रखी है और यह कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट थी तो क्यों थी? देखिए, अगर देखा जाए तो एक कंट्रोल ट्रांजिशन के तौर पर इसको देखा जा सकता है और पुराने अनुभवी चेहरों को हटाने की बजाय उनके साथ में नए चेहरों को जोड़ा गया है। दूसरी बड़ी बात यह कि टीम में सिर्फ दिल्ली केंद्रित संगठन नहीं बल्कि राज्य से जुड़े जो लीडर्स हैं उनको मौका दिया गया है। तो इसको अगर देखा जाए तो स्टेट टू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको कहा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक शो चलता है स्टेट मेक्स द नेशन, और यहाँ पर उसी की छाप देखने को मिलती है। हर स्टेट को उनका प्रतिनिधित्व मिले, इस पर फोकस किया गया है। दूसरा, आज की डेट में जो कम्युनिकेशन वॉर है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार टीम में उसके लिए भी अलग से चेहरे तय किए गए हैं, उसके लिए बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है कि जो एक टीम ऐसी है जो कम्युनिकेशन वॉर में अपनी जो भूमिका है वो निभाती हुई नजर आएगी। ओवरऑल देखिए, अगर इस पूरी टीम की हम बात करते हैं तो हमने एक चीज़ इसमें बहुत ही गौर से देखी कि सबसे पहले जो पुराने यानी जो रीढ़ है, पार्टी की रीढ़ है, उसके सपोर्ट में एक सिस्टम क्रिएट किया गया है। पुराने चेहरों को हटाने की बजाय पुराने चेहरों के साथ में नए चेहरे जोड़कर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमें अनुभवी लोगों की भी जरूरत है और साथ ही साथ हमें वो नए विजन के साथ भी युवाओं की जरूरत है, जिनके पास में कुछ नयापन है, जो पार्टी के लिए और बेहतर कार्य करना चाहते हैं, जो पार्टी के विस्तार के लिए अपनी नई एनर्जी के साथ में काम करना चाहते हैं। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी की बात लगातार की जा रही थी, तो महिलाओं की भागीदारी को कितना ज्यादा बढ़ाया गया। फिर एक और बात आती है कि राज्यवार अगर हम देखें तो राज्यों के हिसाब से नेतृत्व देने की पूरी कोशिश की गई है और हमने इस बात का आकलन पहले ही किया था कि जो चुनावी राज्य हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, हमने देखा कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कई चेहरे ऐसे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये कहा जाता है कि जातीय समीकरण की अब पॉलिटिक्स नहीं रहे, लेकिन एक हकीकत यह है कि जब आप देश की सियासत की बात करते हैं, खासतौर पर अगर आप यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में जातीय समीकरण को साधना बड़ा जरूरी होता है। तो ऐसे में उसका भी पूरा ख्याल इस लिस्ट में नजर आता है कि उस जाति समीकरण को साधने की भी कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो विपक्षी पार्टी का अपना वोट बैंक है उसकी सेंधमारी की कोशिश
कोशिश भी नजर आती है। और इसके अलावा देखिए, जब सबसे इंपॉर्टेंट बात वसुंधरा राजे के चेहरे का बार बार जिक्र हो रहा है कि वसुंधरा राजे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो जिस तरह से गौरव भी इस बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली में उनका कई दफा आना रहा और तभी ये माना जा रहा था कि उनका दिल्ली में जो इतना दौरा हो रहा है इसका मतलब उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार हो रही थी कि जो नेतृत्व उनको मिलना चाहिए था राज्य के अंदर वो नहीं मिला, तो ऐसे में खफा हो सकती है। अगर वो नाराज हो जाएंगी तो पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन तो अब सिर्फ उनकी जो प्रासंगिकता है वो राजस्थान में ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आगे भी उनका यूटिलाइजेशन अलग अलग राज्यों में, जिन खासतौर पर राज्यों में चुनाव है वहां पर भी उनकी भूमिका देखने को मिलेगी। लेकिन गौरव, एक तरीके से वसुंधरा राजे का देखिए नाम बार बार इसीलिए क्योंकि हमने वसुंधरा राजे को देखा है और राजस्थान में उनकी लीडरशिप को एक लंबे समय तक देखा है, उनकी प्रेजेंस को संगठन में देखा है, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी मास अपील को हमने देखा है। लेकिन जो पूजा कह रही हैं आप, इसको क्या हम एक पैरेलल लीडरशिप आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए? मतलब साथ साथ एक डोमिनेंस नहीं हो, किसी एक पोल पर निर्भरता नहीं हो, लेकिन पैरेलली दिल्ली में कौन कौन, वसुंधरा राजे और दूसरी तरफ सतीश पुनिया, पैरेलल चलना चाहिए ताकि एक समन्वय बना रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल निश्चित तौर पे इसीलिए आप देखिए कि ये जो महत्वपूर्ण, अगर हम कह सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया का अपने आप में नाम और अब संगठन में उनकी इस भूमिका को जिस तरीके से लेकर के आया गया हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, सतीश पुनिया हो, बिल्कुल साफ तौर पे पैरेलल इन नामों को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मंत्रिमंडल में कहीं उनको कोई स्थान देने की योजना है या फिर राजस्थान में कुछ फेरबदल हो तो फिर से वसुंधरा के चेहरे को देखा जाए। पार्टी ने ये तय किया, उनके साथ बातचीत हुई, उनकी सहमति मुझे लगता है इसमें हुई है कि वो संगठन में आने के लिए तैयार हुई हैं। तो ऐसे में आने वाला जो चुनाव होगा वो आप देखिएगा कि जिस तरीके से जो नेतृत्व चाहता है, पार्टी जो चाहती है, वो उस चुनाव में वो उनका रोल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं एक नाम का जिक्र आपको कर दूं कि जिन नामों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग राज्यों से उनको रिप्रेजेंट किया गया। और आप देखिए कि अगर हम ऊपर की लिस्टों की अगर हमने बात की, इसमें अगर हम प्रकोष्ठ संकुल संयोजक का इसमें एक पद है जो कि मध्य प्रदेश में से इसमें दिया गया है, खास करके श्री विष्णु दत्त शर्मा, वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको ये पद दिया गया। यानी मध्य प्रदेश से एक नाम ऐसा जो प्रदेश में युवाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी की बात करें, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी की बात करें, तो वो एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण नाम जो है मध्य प्रदेश से इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा लंबे समय से हम बिहार की बात करें तो क्या बिहार में जो संतुलन बनाने की कोशिश है वो हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि देखिए आरके सिन्हा की अगर बात करें, आपको ध्यान हो आरके सिन्हा लंबे समय तक राज्यसभा में रहे, उसके बाद अलग अलग व्यवसाय से वो जुड़े। आरके सिन्हा के जो लड़के हैं ऋतुराज सिन्हा, अक्सर कहा जाता रहा कि पहले तो कई राज्यों के पास का दायित्व प्रभारी के तौर पर उनको दिया गया, अमित शाह की टीम में भी उन्होंने काम किया, लेकिन अब चूंकि उनको ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक बनाया गया है, तो ये बिहार को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप चुनावी राज्यों को अगर हम छोड़ दें, हम सिर्फ बिहार पे भी बात करें तो जो पुराने कद्दावर नेताओं के नाम अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं उसमें उनकी जो झलक है वो जरूर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, जिसमें मैंने बीडी शर्मा का जिक्र किया, तो लगातार अलग अलग राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिख रहे हैं। और अगर हम जल्दी से अगर हम खाली एक नजर मंत्रियों के उस पर डाल दें, खास करके जो राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं उसमें अगर हम देखें, राष्ट्रीय मंत्री में रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे, हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और हमने देखा उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। और उसके बाद अब चूंकि रोहन गुप्ता को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है राष्ट्रीय मंत्री के तौर पे। इसके अलावा अगर हम देखें, जयप्रकाश की बात करें, मेयर रहे हैं दिल्ली में, उनके पास भी कई जिम्मेदारियां दिल्ली के चुनाव में मैंने देखी अक्सर रही हैं। जेपी को भी स्थान इसमें दिया गया, जयप्रकाश को दिल्ली में राष्ट्रीय मंत्री उनको भी बनाया गया है। उनका भी अपना एक अच्छा अनुभव है और हमने देखा है व्यापारी वर्ग जो है वो उनके साथ बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है, तो उसमें उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी तरीके की कुछ ऐसे नाम हैं, अगर हम एक एक नामों पर बात करें तो उनकी अपनी अलग कहानी है, उनकी अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। और शायद यही बड़ी वजह रही है कि जब इस पूरे लिस्ट को तैयार किया जा रहा था तो हमने देखा कई दफा इंटरनल बैठकें हुई। इंटरनल बैठकों में बोलिए गौरव, कंप्लीट कीजिएगा पहले आप।
और बिल्कुल मैं वही जिक्र कर रहा था पूर्णिमा कि जब इन नामों को तैयार किया जा रहा था, इसी राजधानी दिल्ली में कई इंटरनल बैठकें हुई और उन बैठकों में राज्यों का किस तरीके से अलग अलग जो राज्य हैं उनका कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस पर चर्चा होना, उन राज्यों से नाम को तय करके लेके आना। और मुझे ध्यान है कि इसी राजधानी दिल्ली में बैठक हुई थी। ये कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता दिल्ली में बैठक के लिए पहुंचे हुए थे। कहा जा रहा था वहां कुछ फेरबदल हो सकता है, तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन आप देखिए तीरथ सिंह रावत का जो नाम निकल करके आया, तो ऐसे चीजें जो हैं अलग अलग जो राज्यों से जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके नामों को भी लिस्ट में तवज्जो दिया गया है। तो ये पूरी जो लिस्ट है अपने आप में एक मजबूती प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए, इसमें एज फैक्टर का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। अक्सर हम बात करते हैं कि एज फैक्टर का ध्यान नहीं रखा जाता जब टिकटें वितरित होती हैं। ये बीजेपी में एक नियम शुरू से जब बना गया, जब चुनाव लोकसभा की टिकटें देनी थी तभी इस फैक्टर को लाया गया था। और देखिए संगठन की इस लिस्ट में भी वो दिखाई दे रहा है। कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है। इससे ऊपर के ज्यादा लोग उस लिस्ट में आपको, जो मुझे अब तक मैं देख पाया हूं, नहीं नजर आ रहे। तो साफ तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो उम्र है उस उम्र के आसपास के लोगों को इसमें रखा गया है। कुछ ऊपर नीचे जरूर है लेकिन अनुभव उनको सभी तरफ से मिलेगा। नई टीम है, नई ऊर्जा के साथ काम करना है। 2027 में 4 से 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है, 29 में लोकसभा का चुनाव है। तो वहां तक का जो टारगेट है वो इस लिस्ट में साफ तौर पे दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें क्योंकि हम लोग तो चर्चा करते हैं और पूजा क्योंकि डिबेट शोज भी होते हैं, आप अनिल बलूनी इसमें रिटेन किए गए हैं मीडिया संयोजक के तौर पर, एक उनकी वो जिम्मेदारी कंटिन्यू नजर आएगी। और सह संयोजक के तौर पर इसमें जो शामिल किया गया, एक तो सिद्धार्थ यादव का नाम इसमें शामिल है। सिद्धार्थ यादव के साथ कई बार हम डिबेट में चर्चा करते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं। फिर आशीष उषा अग्रवाल है मध्य प्रदेश से, उनको मीडिया सह संयोजक के तौर पर। और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं। एक जो बदलाव किया गया है वो सोशल मीडिया संयोजक का इसमें किया गया है पूजा, श्री दीपक मस्के छत्तीसगढ़ से आते हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी भी है और फिर ड्रॉप आउट भी है। देखिए इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि आज अगर हम इस युग में खड़े हुए हैं तो कम्युनिकेशन वॉर बहुत ज़्यादा है और इसके लिए बाकायदा एक अलग से टीम तैयार की गई। सिद्धार्थ यादव तो आपके साथ में कितनी बार डिबेट कर चुके हैं, तो आप बखूबी जानती हैं कि किस तरीके से शब्दों की कारीगरी को बखूबी जानते हैं। दूसरा, उनका व्यवहार मिलनसार है। तो एक ऐसी टीम, सोशल मीडिया के लिए एक ऐसी टीम तैयार की गई है। दूसरा, जो मीडिया के साथ में भी जो सहयोग करते हैं वो ऐसी टीम तैयार की गई है जो मिलनसार हो, उनका बैकग्राउंड इसी इंडस्ट्री से रहा हो, ताकि उनकी समस्याओं को भी समझ पाए। उनके साथ में जो एक कोऑर्डिनेट करने की कोई भी जो परेशानी आती है वो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए आज के दौर के लिहाज से ये पूरी जो तैयारी है सूची को तैयार करने की, वो पहले से ही नजर आ रही थी। और आज चाहे कम्युनिकेशन वॉर के लिहाज से हो, सोशल मीडिया के लिहाज से हो, या फिर मीडिया के साथ में किस तरीके से और बेहतर तालमेल बनाया जाए इस लिहाज से हो, या फिर जातिगत समीकरण की बात हो, महिलाओं की भागीदारी की बात हो, युवाओं को मौका देने की बात हो, एक बहुत ही संतुलित सूची तैयार करने की जो कोशिश की गई थी, अभी तक उसी का ही हम देखते हैं कि जो एक इमेज है वो उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है सूची के जरिए। और युवाओं को, जैसे सिद्धार्थ यादव का आपने जिक्र किया, ये ऐसे चेहरे हैं जो युवा चेहरे हैं, जो युवा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो एक मैसेज जेंजी का हम जिक्र कर देते हैं कि क्या है कि अभी बहुत ज्यादा ऐसे नाम नहीं, लेकिन हाँ अभी करंट सिनेरियो में जो ऐसे युवा चेहरे हैं उनको भले ही अभी इस वॉर में उनको लगाई गई जिम्मेदारी। हेमांग जोशी, मैंने कहा ना, हेमांग जोशी को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात से आते हैं और फिर प्रधानमंत्री का तो देखिए लगाव वैसे भी गुजरात से बड़ा रहा है। और ऐसे में हेमांग जोशी कैसे उस युवा मोर्चे की जिम्मेदारी संभालते हुए युवाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं, क्या स्ट्रैटेजी युवा मोर्चा की रहती है, वो भी देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। गौरव आप रहेगा, पूजा मेरे साथ बने रहिएगा। नई टीम का ऐलान हो चुका है। 7 महीने का इंतजार खत्म हुआ। नितिन नबीन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और उस टीम को ही हम डिकोड कर रहे हैं।